नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नाग पंचमी की दी बधाई। कहा, यह पर्व सनातन संस्कृति के जीवों व प्रकृति के मध्य आत्मीय संबंध का है प्रतीक। उत्तराखंड की राजनीति में हलचल। भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है भाजपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। आय से अधिक मामले में रामविलास और उनकी पत्नी पर विजिलेंस का शिकंजा। सस्पेंड हुए 2 अधिकारियों पर भी जल्द हो सकती है कार्रवाई। उत्तराखंड में 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर करेगी प्रदर्शन। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के 245 नए मामले आए सामने। एक संक्रमित की हुई मौत। उत्तराखंड में 3 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून समेत सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी का छापा। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी का छापा। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में छापेमारी जारी। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का छापा। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का नेशनल हेराल्ड में छापा। दिल्ली नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी ने मारा छापा। राहुल सोनिया से पूछताछ के बाद छापेमारी की जा रही है। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का छापा। नेशनल हेराल्ड में ईडी का छापा। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद आपको बता दें कि ये छापेमारी की जा रही है। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का छापा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में ईडी का छापा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड में छापा। ईडी का छापा जारी। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का छापा। नेशनल हेराल्ड में ईडी का छापा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर शांतनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, लगातार हम नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर लगातार नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। राहुल और सोनिया से पूछताछ के बाद अब ईडी ने छापेमारी की है नेशनल हेराल्ड पे। नेशनल हेराल्ड का मसला जो है वो जा रहा है नेशनल हेराल्ड पर, इसको कांग्रेस पॉलिटिकल देगी की ईडी जो अब कार्यशैली है उसको देखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में संजय राउत हिरासत और ज्यादा कर रहा है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू बन के निकल के आने की संभावना दिख रही है।
बिल्कुल शांतनु जी, लगातार जिस तरीके से ये पॉलिटिकल इशू जो है वो लगातार गरमाया हुआ भी है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी उस पर उस दौरान किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। लगातार पूछताछ के दौरान कांग्रेस का हंगामा लगातार हमें देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब जो छापेमारी की जा रही है, इस पर क्या लगता है कि और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो पड़ताल ईडी करेगी, दस्तावेजों के आधार पर ही खुलासे होते हैं। कोई भी जांच एजेंसी पड़ताल करती है तो दस्तावेज जो कहते हैं उसी के आधार पे कार्रवाई भी होती है। लेकिन चूंकि ये एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है तो ये इसका राजनीतिक रंग के रूप में परिवर्तित होना बिल्कुल निश्चित है। जी बिल्कुल शांतनु जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी का छापा, राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद अब नेशनल हेराल्ड पर ईडी का छापा। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक जारी। देहरादून से खबर, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक जारी। आज तीसरे दिन भी यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है। बता दें कि भारी बारिश से भड़ेली गार्ड मार्ग हुआ है ध्वस्त। भारी बारिश से भड़ेली गार्ड मार्ग ध्वस्त हुआ है। यमुनोत्री पैदल मार्ग का 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है। मार्ग ठीक नहीं होने के कारण धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। देहरादून से खबर, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर लगाई गई रोक। आज तीसरे दिन भी यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश से भड़ेली गार्ड मार्ग हुआ है ध्वस्त। जिसको लेकर यात्रा पर लगाई गई है रोक। करीब पैदल मार्ग का 20 मीटर हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया है। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक जारी। लगातार तीसरे दिन भी यात्रा पर रोक जारी। भारी बारिश से भड़ेली गार्ड मार्ग हुआ है ध्वस्त। यमुनोत्री पैदल मार्ग का 20 मीटर हिस्सा करीब ध्वस्त बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार तीसरे दिन यमुनोत्री यात्रा पर रोक लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी है? तो जैसे देखिए, लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग भी इस बात को सचेत कर रहा है कि कहाँ पर भारी और अति भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते जो है चारधाम यात्रा लगातार चलती है। लेकिन कहीं न कहीं जो यमुनोत्री धाम है वो बाधित हो चुका है। अभी तक की बात करें तो 3 दिन से जो है जो मार्ग है वो 20 मीटर जो है वो पैदल चलने का रास्ता है वो ध्वस्त हो चुका है। हालांकि वहां पर जो है काम तीव्र गति से चल रहा है। बहरहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कल तक दुरुस्त हो पाएगा या उसमें और भी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो आज तीसरे दिन भी बंद रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी ऐसे धाम है, बद्रीनाथ धाम में भी लगातार जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है तो वहाँ पर भी रास्ता जो है वो बाधित हो रखा है और उसको लगातार प्रयास जो है वो बीआरओ की टीम लगातार उसको दुरुस्त करने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बिल्कुल, अगर हम बात करें जो आए हुए यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि 3 दिन से जिस तरीके से यात्रा पर रोक लगी है और अभी आने वाले 1-2 दिन भी लगता नहीं है कि यात्रा जो है वो शुरू हो पाएगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे देखिए, बहुत दूर दूर से लोग जो है ये आस्था से जुड़े इन धामों में आते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आज जो यात्रा है वो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चलाने का भी प्रयास जो है वो स्थानीय सरकार ने किया है। और अभी जिस तरीके से ऐलान भी किया गया था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा पे पहुंचे हैं। कहीं न कहीं मानसून जो है इस समय पर जो है यात्रा में कहीं न कहीं रोड़ा साबित होता है और जिसके चलते जो है लैंडस्लाइड की दिक्कत आती है यात्रा रूट पे। और इसके साथ साथ जो है लगातार बारिश जैसे हो रही है तो रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं जो उनका कनेक्टिविटी है वो बाधित हो रही है। लगातार प्रयास जो है उनको दुरुस्त करने का किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी 3 दिन से यमुनोत्री धाम जो है वो इस समय यात्रा वहां पर रोकी गई है और जल्द ही उसको दुरुस्त करने का काम जो है वो लगातार उसका प्रयास कर रहा है।
जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और बता दें कि आज तीसरे दिन भी यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है और फिलहाल ये यात्रा 1-2 दिन में शुरू हो पाएगी या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईएएस रामविलास और उनकी पत्नी पर विजिलेंस का शिकंजा। सस्पेंड हुए दोनों अधिकारियों पर भी जल्द हो सकती है कार्रवाई। धामी सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों को किया गया था सस्पेंड। आईएएस रामविलास और उनकी पत्नी पर विजिलेंस का शिकंजा। सस्पेंड हुए दोनों अधिकारियों पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आईएएस रामविलास और उनकी पत्नी पर विजिलेंस का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। दोनों अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई भी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरीके से लगातार जो भ्रष्टाचार को लेकर के धामी सरकार सक्रिय देखने को मिल रही है, तो वहीं रामविलास यादव के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी पर भी जो है लगातार शिकंजा जो है वो कसता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 2 फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जो है इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कॉर्बेट पे पहाड़ कटान का मामला हो या उनके कामों में अनियमितताओं को देखते हुए उनके ऊपर भी जो है अब धामी सरकार और विजिलेंस का जो है शिकंजा जो है कसता नजर आ रहा है। और ये 2 अधिकारी जो है बड़े अच्छे पद पर जो है फॉरेस्ट विभाग में रहे हैं और लगातार जो है सरकार की सहमति के बाद जो है विजिलेंस से इसपे इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की एक पत्र जो है वो सरकार को किया था और अब जो है उनसे उसकी मंजूरी जो है वो धामी सरकार द्वारा मिल चुकी है। और अब इनसे बड़े गहन तरीके से जो है विजिलेंस की टीम भी जो है पूछताछ करने जा रही है। और क्योंकि देखिए मामले बड़े गंभीर है, कहीं और विभागों में भी इस तरीके की धांधलेबाजी जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसीलिए धामी सरकार ने इस बात का इंडिकेशन जो है खासतौर से पत्रकार वार्ता में भी कह दिया है कि अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार किसी भी अन्य विभागों में मिलेंगे तो सख्त कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। तो फिलहाल जो है कोई राहत इन लोगों को मिलती नहीं नजर आ रही है और इस तरीके का शिकंजा जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि सस्पेंड हुए दोनों अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। धामी सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों को किया गया था सस्पेंड। खबर डोईवाला से, जहां पर सौंग नदी पुल के पास खतरा बने पुराने पुल को आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए के साथ ही सौंग पुल से नदी में कूड़ा डालने वाले असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए सौंग पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर डोईवाला के युवा कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले युवा कांग्रेस नेता राहुल सैनी और NSUI नेता सावन राठौर ने कहा कि पुराने पुल पर अभी आवाजाही लोग कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है क्योंकि पुल पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में है और कभी भी गिर सकता है। आज हम नगर पालिका आए थे क्योंकि आप देख रहे हो कि सौंग नदी का पुल एक तो बंद पड़ा हुआ है, पुराना पुल जो है बंद पड़ा हुआ है, नया पुल आवाजाही के लिए चल रहा है। जब से फ्लाईओवर बना है इस पुल पे रात को आवाजाही कम हो चुकी है और रात को इसमें इतना अंधेरा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसी अंधेरा होने के कारण वहाँ पर जो पुराना पुल है, पुराने पुल पर रात को नशेड़ी लोग नशा करते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, तो आते हैं, उन्हें हर टाइम खतरा बना रहता है लूटपाट का। तो हमारी यही मांग थी नगर पालिका से कि एक तो पुराना पुल बंद कर दिया जाए और नगर पालिका द्वारा क्या बोलते हैं जो ये सौंग नदी है, सौंग नदी में एक तो कचरा लोग डालते हैं, गंदगी डालते हैं, उस कचरा गंदगी को बंद करने के लिए कुछ इस पर कैमरे वगैरह लगा दिए जाए जिससे कि वहाँ पर कोई गंदगी ना डाल सके। जो सौंग नदी का पुराना पुल है उसको लेकर आज हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बगल में देखिए अब हमारा छाछंग कॉलेज है, डोईवाला डिग्री कॉलेज है और वहाँ से बच्चों का आना जाना है और पुराना पुल हो चुका है, उसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है साइडों में, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है वहाँ पे। तो वहाँ देखते हैं हम कि शाम के टाइम बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो दारू नशा ये सब चीज़ें करते हैं वहाँ पे और उसके बाद भी अगर कोई उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उसका नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। तो उसका हमने एक ज्ञापन दिया है कि पुराने पुल को बंद कर दिया जाए और वहाँ पे लाइटें लगा दी जाएं।
जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए लक्सर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आबादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाने का आह्वान सरकार ने किया है। लक्सर एसडीएम ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पॉलिस्टर से बना तिरंगा झंडा 2.5 फीट और 1.5 फीट लंबा चौड़ा है। इसके साथ ही डाक विभाग ने जनता के लिए सेफ्टी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। जनता तिरंगा झंडा खरीदने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकती है। ये सेल्फी सरकार को भेजकर कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई जाएगी। तिरंगा अभियान के लिए पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार की कार्रवाई की जा रही है। ऊपर से डायरेक्शन है कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार हो। इसमें खंड विकास अधिकारी के स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। तहसील लेवल में भी सभी को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए सभी लोगों को जागरूक करें। और 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक तहसील लक्सर के अंतर्गत संपादित किया जाएगा। खबर हरिद्वार से, जहां पर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरिद्वार के डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही। ये हमारी सरकार ने जो झंडा घर घर तक पहुंचे उसके लिए अभियान चलाया है कि झंडा बिक्री के लिए, ताकि हमारे प्रत्येक नागरिक के पास प्रत्येक घर में झंडा फहराया जाए। ये 13 से और 15 अगस्त तक का है शायद अभियान। ये डाकघर में आए। झंडा तो हमारी जान है। वंदे मातरम। भारत सरकार की स्कीम के तहत हमारे डाक विभाग को भारत सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने के लिए डाक विभाग के माध्यम से तिरंगा झंडे की बिक्री का ठेका दिया है। हर डाकघर में तिरंगा झंडे की बिक्री हो रही है। जिस झंडे की कीमत 25 रुपये निर्धारित की गई है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसकी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं AK शर्मा। बहुत जानकारी दी किस नगर पंचायत में कितने किन गाँव का वो किया गया है, जोड़ा गया है, तो वो भी जानकारी हम यहाँ रख देते हैं। आपको अपनी इच्छा से ले लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि वाराणसी नगर निगम का, जैसा मैंने बताया, वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए जी सर। हेलो वाराणसी, अरे मंत्री जी की कॉन्फ्रेंस चल रही है डेली। पालिका परिषद थी, उसमें पूरी की पूरी पालिका परिषद को कॉम्प्लेक्स में समाहित करने का निर्णय किया है। और साथ ही सूजाबाद करके नगर पंचायत है, उसके भी पूरे विस्तार को इसमें नगर निगम वाराणसी में समाहित करने का निर्णय दिया गया है। बाकी इस तरह का जो विस्तार हुआ है उसकी भी विस्तृत जानकारी यहाँ माननीय सागर जी को देकर रखते हैं, जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ इन जो नए नगर निकाय बने और पीछे भी जो मैंने बताया पिछले निर्णय से भी जो विस्तारीकरण हुआ, ऐसे नवसृजित नगर पंचायतों, नवविस्तारित नगर पंचायतों, नगर पालिका जो सीमा विस्तार हुआ है और नगर निगमों का जो विस्तार हुआ है, ऐसे नए विस्तारों के लिए और नए रचित पंचायतों के लिए आपको याद होगा बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा से हुआ था। उसके 550 करोड़ रुपए के उपयोग के लिए हम लोगों ने आज एक नई योजना कैबिनेट में प्रस्तुत की थी, जिसको कैबिनेट ने कृपापूर्वक मंजूरी दी है। उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए। छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे। और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक, इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। AK शर्मा जी क्या कुछ कह रहे हैं, बताएं। व्यवस्थित करने का काम दिया जा सकेगा, चौबाहों का काम दिया जा सकेगा। लेकिन इसमें हमने ये भी कहा है कि चौबाहों का काम देते समय सरकारी धन के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम देने का प्रयास किया जाए। उसी तरह से ओपन पार्क, ओपन स्पेस और पार्क गार्डन का विकास भी इस योजना के तहत किया जा सकेगा। उसमें भी हमने कहा है कि संभव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी धन इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए। इन क्षेत्रों में स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी समस्याएं उठी हैं, तो उसमें भी इस योजना से के मद में से पैसा खर्च किया जा सकेगा। और वहाँ भी हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि वहाँ भी इस धनराशि को खर्च करते समय अन्य स्रोतों से अगर कोई धन मिल सकता है तो उसका भी हम प्रयास करें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने जो स्कूल और आंगनबाड़ी के पूरे विकास पर ध्यान रखे, उसमें इस योजना से भी हम मदद कर पाएंगे। हमने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत जो मकान भवन बनने हैं उनमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो निर्माण की जो आज नई तकनीकें आ गई हैं, कम खर्च में कम समय में हम भवन खड़ा कर सकते हैं, ऐसी तकनीकों का भी उपयोग होना चाहिए। हमने इस पूरी व्यवस्था में अपने योजना में, क्योंकि ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन रही है या ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं में शामिल हो रही है, तो ग्राम पंचायत के स्तर की उनकी जो समझ थी, कैपेसिटी थी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये भी हमने कहा है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में भी इस मद से पैसे का उपयोग किया जा सकेगा। सारी परिसंपत्तियों का जो रखरखाव है वो उस नगर निकाय के स्तर पे होगा और इस पे हम इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग की भी हमने बहुत पुख्ता व्यवस्था की है। हमने कहा है कि मासिक इसकी मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और प्रशंसा से जहाँ एक तरफ हम शहरीकरण या शहर बनाने का, नगर बनाने का जहाँ एक तरफ काम कर रहे हैं, वहीं हम नगरों के नए नगरों के या नवोन्मेषित नगरों के विकास की भी योजना लेकर के साथ में आए हैं और ये बहुत ही होलिस्टिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म,
कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में 13 प्रस्ताव हुए पास। वाराणसी नगर निगम की सीमा विस्तार होगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।